कि 3 सीट मुझे दे दियो, सरकार मैं बना दूंगा। गुड़गांव आए तो 4 सीट मुझे दे दियो, सरकार बना दूंगा। भाई अगर मान लो ऐसे ही मिलने लगी तो गधा भी बना देगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सारा हरियाणा मेरे लिए एक है। गुड़गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ नगर निगम करप्शन का अड्डा बना रखा है, इसको सोमनाथ का मंदिर समझ रखा है। इस सब कुछ छोड़ दिया, सब अपनी कमाई, मैंने 50 लगाए 500 कमाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर जोरों पर है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो सत्ता से लंबे समय से दूर रहे हैं वो सत्ता में आ जाए, और जो सत्ता में रहे हैं वो वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और ये दावे भी लगातार हर तरफ से हो रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। किस तरह की तैयारियां चल रही है? क्या तीसरी बार जो दावा कर रही है बीजेपी की सरकार हरियाणा में फिर से बनाएगी, क्या लगता है? इसमें कोई मतलब दावे में कोई शक नहीं है हमें किसी प्रकार का भी। टेक्निकली भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ के नैरेटिव सेट किए, लोगों के बीच में झूठ को फैलाया गया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर विजयी रही है और कांग्रेस 42 पे रही है। और कांग्रेस के नेता जिस जिले में जा रहे हैं वो कह रहे हैं, जैसे मेवात में गए तो मैंने सुना कि 3 सीट मुझे दे दियो, सरकार मैं बना दूंगा। गुड़गांव आए तो 4 सीट मुझे दे दियो, सरकार बना दूंगा। भाई अगर मान लो ऐसे ही मिलने लगी तो गधा भी बना देगा। तो इस तरह से एक झूठे नैरेटिव के कारण से लोग भ्रमित हुए। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हरियाणा में जो कांग्रेस के समय का क्षेत्रवाद था, भाई भतीजावाद था, जो मतलब एक विशेष वर्ग को सुविधा देने का काम, विशेष क्षेत्र को सुविधा देने का काम था, वो सब इस क्षेत्र ने भी देखा, हरियाणा ने भी देखा है। वो कोई चेंज नहीं हो गया है, मतलब सब कुछ वही है। तो पुनः उस ओर जाएंगे मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 44 सीट जीती है, पर विधानसभा के चुनाव आते आते हम 60 विधानसभा सीटों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। स्पष्ट बहुमत की नायब सैनी जी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लेकिन ये दावा तो 2019 में भी किया था, 75 पार की बात हो रही थी, तो इस बार 60 पार के आसपास वो आप आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए संकट की, पिछली बार 40 पर रुक गए थे और इस बार जो है 40 से भी नीचे ही ना रह जाए कहानी। मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, जब लंबा शासन हो जाता है तो लंबा शासन में कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ जो व्यक्तिगत कारण होते हैं, व्यक्तिगत कार्य होते हैं, उनसे रुष्ट होते जाते हैं। परंतु अगर सामूहिक कार्यों की तरफ फिर जनता की नज़र जाती तो उस मामले में बीजेपी किसी प्रकार से कम नहीं है। क्योंकि बीजेपी का जो शासन है और कांग्रेस का तत्कालीन शासन माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, और उसके बाद में 9 साल माननीय मनोहर लाल जी, 9 साल, और अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, उन दोनों की अगर तुलनात्मक का अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का शासन वो ज़्यादा अच्छा शासन है। कारण क्या है कि हरियाणा में आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी बने, सब ने अपने अपने क्षेत्रों का, यानी 50% नौकरी, 50% डेवलपमेंट, 50% सुविधाएं वो उसके क्षेत्र में, और बाकी 50 में सारा हरियाणा होता था। इस नैरेटिव को, इस परिपाटी को तोड़ा मनोहर लाल जी ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सारा हरियाणा मेरे लिए एक है और सारा हरियाणा मेरा अपना परिवार है। इस नाते से 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के कार्य कराए गए। एक और बहुत बड़ा काम किया कि पहले के जो बच्चे नौकरी लगते थे वो केवल उनके ठोंडे ठपाड़ों के नौकरी लगते थे जो गांव में सफ़ेद कुर्ता पहन करके रोज मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री या कांग्रेस के नेताओं के चक्कर काटने वाले, या क्या सोचती कि भाई जैसे कोई भी एमएलए बन गया तो उसका अपना परिवार के बाद में फिर रिश्तेदार के बाद में अगर कुछ बचता था तो किसी और को नौकरी मिलती थी। लेकिन वो नैरेटिव भी हमारी मनोहर लाल जी की सरकार, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए, कलयुग में लोग पैसा डालते हैं वोट खींचने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा उन्होंने कलयुग में करके दिखाया कि जिसका जो हक है, जो बच्चा मेरिटोरियस है, जिसका जो राइट है, वो उसी को मिलना चाहिए। और इससे मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के युवाओं में जोश आया, और जो हरियाणा का युवा पढ़ना छोड़ गया था कि उसको पता था कितना ही पढ़ लो, वो तो जो सीट आएगी उसी को नौकरी मिलेगी। कांग्रेस के समय में ये नैरेटिव अपने सेट हुआ युवाओं में। लेकिन पिछले 8-9 सालों से आपने देखा होगा युवाओं ने दोबारा से अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, कोचिंग लेते हैं और ऐसे गरीब व्यक्तियों को
नौकरी मिली है, जो जूती काटने का काम उसका बेटा एचसीएस बना है, किसी सेविंग करने वाले का काम एक सेन समाज के भाई का बेटा एचसीएस बना है, जो कभी स्वप्न तो ले सकते थे पर बन नहीं सकते थे, उस स्वप्न को साकार बीजेपी की सरकार ने किया है। तो ऐसे बहुत से काम, चाहे डेवलपमेंट की मैं बात करूं, चाहे सर्विस की बात करूं, इसके अलावा भी जो अगर किसानों की बात करते हैं, जो किसान हितैषी होने का अपने आप को दम भरते हैं ये लोग ध्यान करें इस बात को कि आज जो पंजाब पे किसान बैठा है वो वास्तविक रूप में किसान है क्या, इसको गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरे को हल मैंने चलाया है, रेंट मैंने चलाया है, ट्रैक्टर मैंने चलाया है, बिजली भी मैंने चलाई है, ड्रामी भी मैंने चलाई है, तो अनाज कैसे निकलता है, कैसे लावणी मैंने करी है, तो सारा मुझे काम आता है। तो किसान जो है उसको सबसे ज़्यादा किसने दिया, इस पे अगर जो वास्तविक किसान है वो तो तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, उसको पता है कि 6,000 सीधे खाते में, जैसे हरियाणा में पेंशन थी, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा सम्मान पेंशन, वो पहले भी थी लेकिन वो 60 रुपये थी। चौधरी देवीलाल जी ने अपने समय में जब वो मुख्यमंत्री बने उसको 100 रुपये किया और पूरे देश प्रदेश के लोगों के बीच में जाके अधिकारियों को भेज के वो पेंशन बनानी शुरू कर दी। तो पेंशन पहले भी थी लेकिन वो देवीलाल जी के नाम पड़ गई, वो 100 रुपये थे और आखिरी में जब उन्होंने छोड़ा तो 300 रुपये थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जब बने तो वो 300 से 700 रुपये बढ़ा करके 1000 की 10 साल में, और बीजेपी के शासन ने जो 1000 थी उसको 3000 किया, यानी 10 साल में 2000 बढ़ाया। उन्होंने 700 बढ़ाया, इधर 2000 बढ़ाया। फिर भी कहते हैं कि भाई हम तो 5000 करेंगे, अपने समय में आप 2000 नहीं बढ़ा सके। तो ये क्या होता है, विपक्ष में रहते बेहड्डी की जबान है उसको कैसे ही फेंक लिया जाता है। लेकिन जो वास्तविक काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। किसानों के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, किसान सम्मान निधि की शुरुआत जैसे देवीलाल ने वृद्धा पेंशन की मोदी के खाते में लिखी गई कि भाई जो गरीब है, जो गरीब किसान है वो अपना 1 कट्टा खाद लिया है, बीज लिया है, अपने खेत को आराम से बो ले, उसके लिए 6,000 रुपये बहुत काफ़ी है। लेकिन शुरुआत कर दी 6,000 की, वो मोदी ने करी। मोदी ने कहा कि मैं 2022-23 तक आपकी फसलों का जो है वो डबल कर दूंगा, किसान की आय को दुगना करूंगा। आप कंपैरेटिवली, मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कंपैरेटिवली चेक करें। आज से 10-12 साल पहले मेरा खेत उगाई में उठता था, वो 12 से 15,000 उठता था, आज 30,000 में उठ रहा, जो अगर उगाई पे देता है तो। अगर फसल की बात करते हैं तो फसल का जो बाजरे का दाम है, वो बाजरे का दाम कांग्रेस की सरकार में वो उस वक्त 600 से 700 था। आज के दिन बाजरा पिछले साल हमने 2200 रुपये में खरीदा है एमएसपी पे, और आज के दिन उसका 2650 रेट है। आप गेहूं ले लेंगे, आप सरसों का दाम 2012, 13, 14 का निकाल लीजिए और आज का जो एमएसपी का दाम है वो निकाल लीजिए, जस्ट डबल हो गया। बावजूद भी किसान क्यों नहीं संतुष्ट हो रहा है? अगर एमएसपी की बात करें, उसी को लेकर ही तो ये आंदोलन हुए हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक है ना बायस्ड, जब होता है ना तो वो बायस्ड का कोई जवाब होता नहीं है। वास्तविक रूप में किसान, मैंने कहा ना कि इसमें भी पहचान करने की जरूरत है। क्या वास्तविक रूप में किसान ही बैठा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मान लिया था कि किसान ही है। नहीं, मैं भी मान रहा हूँ, पर वास्तविक रूप में जो काम करने वाला, खेत पे काम करने वाला किसान बैठा है, ये एक बड़ा विषय है, विचारणीय विषय है। इस पर गंभीरता से शिक्षित वर्ग को जाना होगा। नहीं तो कौन है शिक्षित वर्ग? ये वो लोग हैं जो आड़ती थे, जो व्यवसायिक लोग हैं, किसानों के नाम पे व्यवसाय करने वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर से जो किसी पार्टी से एफिलेटेड लोग हैं, मतलब विपक्षी पार्टियों से एफिलेटेड लोग हैं, वो लोग बैठे हैं। मैं उनसे ये कर रहा हूँ, आप किसान हैं, अपने ईमानदारी से सतगुरु जी महाराज का, गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में चढ़ के मुझे ये बता दें कि पंजाब केवल 4 फसल एमएसपी पे खरीदता है, हरियाणा 14 खरीदता है, फिर क्यों बैठे हैं? भाई पहले सबसे पहले तो पंजाब के लिए बैठे, वो तो दिल्ली आना चाहते हैं ना, केंद्र से लड़ाई की बात कर रहे हो। केंद्र की कोई लड़ाई नहीं है, केंद्र ने तो एमएसपी दे रखा है, केंद्र ने सभी फसलों का एमएसपी तय कर रखा है। एमएसपी पे खरीद केवल पंजाब में 4 फसलों की है, मेरे हरियाणा में 14 फसलों की है। तो मेरे हरियाणा में आके क्या करना चाहते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सबसे पहले तो पंजाब सरकार से कहें कि हरियाणा 14 फसलों में एमएसपी पे 14 फसल खरीद रहा, तो हमारी भी 14 करो। वहाँ नहीं कर रहे, वहाँ नहीं कर रहे। वो मैंने जैसे कहा कि
पार्टी विशेष से संपर्क रखने वाले लोग किसानों के नाम पे इस तरह की चीजें कर रहे हैं। किसान को मैं कह रहा हूँ इस चीज का जवाब दे, कांग्रेस दे। जो ये जवाब मांग रहे, मैं जवाब मांग रहा हूँ कि आपने किसान को सम्मान निधि क्यों नहीं शुरू की? आपके समय में ये फसलों का जो आप बात कर रहे हैं, आज के दिन किसानों के साथ हमदर्दी आप जता रहे हैं, आपने कितनी फसलों का एमएसपी दिया? वापस हरियाणा की बात करते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि 60 सीट के आसपास हरियाणा में बीजेपी इस बार जीतने जा रही है, लेकिन जो बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे हुआ उसमें 20 से भी नीचे सीटें आती दिख रही है। तो ऐसे में इन दावों में कहाँ दम दिखता है? देखिए वैसा वो इंटरनल सर्वे का तो मुझे पता नहीं है, पर मैं, और वो कहाँ से लीक हुआ है ये भी मुझे नहीं पता, पर मैं, और ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ ये भी मुझे नहीं पता। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि एक चीज़ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी लोकसभा में मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस के द्वारा इतने झूठ बोले गए, उन झूठ के बावजूद भी बीजेपी 44 सीटों पे विजयी हुई है और कांग्रेस 42 सीटों पे विजयी हुई है और आम आदमी पार्टी 4 सीट पे विजयी हुई है। तो ये हरियाणा का सिनेरियो है। लेकिन अगर तो मैं हम गलत नहीं हूँ तो 2019 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 62 सीटों पर जीती थी लोकसभा में, और हालत क्या हुई थी कि 40 पर सिमट गई थी। देखिए ऐसा है कि पिछले बार जो 75 पार की आप बात कर रहे हैं कि हम 62 पे जीते थे, पिछली बार तो हम लोकसभा भी 10 जीते थे। तो ऐसा कई बार होता है कि लोकसभा ज़्यादा जीत जाए तो विधानसभा में कहीं ना कहीं वो डाउन आ जाते हैं। पर अब की बार तो हमने भी लोकसभा ही 5 जीती, तो अब तो बढ़ने का ही काम है। नीचा जितना आना था, पब्लिक ने जो गुस्सा दिखाना था वो दिखा लिया, तो हमको 10 से 5 पे कर दिया। अब जो नायब सैनी जी काम कर रहे हैं वो हमारे को प्लस 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 होता आ रहा है। दिन प्रतिदिन पिछड़े वर्ग में एक बहुत बड़ा विश्वास बना है हरियाणा में। रूसा हुआ जो समर्थक था उसको मना लिया निश्चित रूप से। जो हमारा अपना कार्यकर्ता था वो मजबूत हुआ है। हमारा पिछड़ा वर्ग था जिसमें कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि उनको 6 लाख केंद्र की 8 लाख की थी, आय के ऊपर रिजर्वेशन का विषय था, लाभ देने का विषय था। हमारे हरियाणा में 6 लाख था और उसमें भी इंक्लूड कर रखी थी एग्रीकल्चर इनकम। अब वो पूर्ण रूप से अपने जो पिछड़े वर्ग को हमने संतुष्ट किया है। हमने 8 लाख की केंद्र की तरह आय रखे और उसमें एग्रीकल्चर इनकम वो हम नहीं जोड़ रहे हैं। इस तरह से दिया है। 27% का बैकलॉग जो हमारा था वो पूर्ण रूप से पिछड़े वर्ग के बैकलॉग को हम भर रहे हैं। इसी तरह से इससे आगे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसमें पिछड़े वर्ग को संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व मिले, अब तक नहीं मिला है, कांग्रेस के समय से ही नहीं मिला था। उसको पूर्ण रूप से करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और इससे आगे मैं बात करूँ कि जिन अनुसूचित वर्ग की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जितना मोदी ने किया किसी ने नहीं किया। उज्ज्वला गैस का लाभ किसको मिला? अल्पसंख्यकों को मिला या दलित गरीब को मिला? हमारी 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं, गरीब को मिला। लोग कांग्रेस के समय गैस सिलेंडर की लाइन लगाते थे। उज्ज्वला गैस में मोदी जी ने लाइन तो छोड़ दीजिए, आजकल तो घर पे सिलेंडर आता है, फ़ोन करके पूछते हैं एजेंसी वाला सिलेंडर भेज दे जी। आज वो स्थिति है, पहले लाइन लगती थी। उन्होंने फ्री में गैस सिलेंडर दिया। इससे आगे की मैं बात करता हूँ, किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। गुरु रविदास जयंती हम सरकारी तौर पे हरियाणा में भाजपा की सरकार ने मनानी शुरू की। महर्षि वाल्मीकि की जयंती हमारी भाजपा की सरकार ने सरकारी स्तर पे मनानी शुरू की। इसी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने केवल इस्तेमाल किया, दलित को या अंबेडकरवादियों के दिमाग को या उन लोगों को, लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी ने उनको भारत रत्न दिया। 700 करोड़ की लागत से बाबा भीमराव अंबेडकर के जो पंचतीर्थ थे, पंचतीर्थ मतलब जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली, जहाँ उन्होंने हायर एजुकेशन ली, जहाँ उन्होंने काम किया और अंतिम आवास जहाँ पे उनका रहा, ये पंचतीर्थ है। उनका 700 करोड़ लगा करके उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दलित समाज के लिए जितना बीजेपी ने सोचा, लेकिन एक नैरेटिव के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में दिखा के जिसके पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए, उसको नैरेटिव को उल्टा सेट करने का काम जो किया था। अब दलित समाज ये समझ गया है कि हमारा शोषण वास्तविक रूप में कांग्रेस ने किया और बीजेपी ने हमारे लिए काम किया। तो मैं समझता हूँ कि पुनः
वो वापसी भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। मोदी जी के बहुत सारे काम आपने गिनाए, 9 सवा 9 साल मनोहर लाल खट्टर भी रहे हरियाणा में, क्या कुछ ऐसा अचीवमेंट या कोई बड़ा काम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते नहीं किया कि जिसका जिक्र कहीं नहीं आता है? जब भी बात होती है तो सीधा केंद्र और मोदी पर जाकर जो है तमाम नेता रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आरोप लगते रहे कि अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये भी अपने आप में बड़े गंभीर आरोप है जो कि लगातार शुरुआत से लेकर अभी तक भी बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये जनता नहीं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भी आरोप लगाते हैं। और ख़ास तौर से गुड़गांव में तो इतनी लूट मची है, विशेष रूप से नगर निगम। और आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे उसके प्रत्यक्ष हैं कि ये आंदोलन अपन ने शुरू किया था गुड़गांव में कि गुड़गांव में नगर निगम बने, क्योंकि हरियाणा के राजकोष में 67 पैसा गुड़गांव जिले का जाता है और बाकी पूरा प्रदेश है। उस 67 पैसे का कुछ अंश जो वाजिब अंश है वो हमारे यहाँ डेवलपमेंट में लग जाए, इसको लेके हमने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में विद्रोह का बिगुल बजाया था और संघर्ष किया था कि हमारे यहाँ पे नगर निगम बनना चाहिए। हमारे प्रेशर से नगर निगम तो बन गया और फिर बाद में हमने जीएमडीए की आवाज़ उठाई थी, महानगर निगम की, वो भी आज हमारा जीएमडीए बन गया। लेकिन जो सोच लेके मैंने जो संघर्ष शुरू किया था, जिसमें बाद में हमने अपने आज तो केंद्र में मंत्री है रविंद्र सिंह को जोड़ा, वो जो हमारा संघर्ष था उस संघर्ष का लाभ कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने ये सोच के किया था कि जीएमडीए अगर बन जाएगा, नगर निगम अगर बन जाएगा तो हमारी जो फाइलें हैं उनका फैसला यही हो जाएगा डेवलपमेंट का। तो बड़े प्रोजेक्ट होते थे, गुड़गांव में छोटे प्रोजेक्ट नहीं हैं, बड़ी आबादी वाला ज़िला है, बड़ी आबादी वाला शहर है। और इस आबादी वाले शहर में घनत्व तो इतना ज़्यादा था और भारी संख्या में लोग यहाँ पे आके के बसे हैं और गुड़गांव को विकास विकसित उपनाम देने में उन लोगों का हाथ है। उन लोगों के लिए एकदम से जो धनराशि आए डेवलपमेंट की वो स्वीकृत हो जाए, ये सोच के हमने ये चीज़ें बनवाई थी। लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया। जो प्रजातंत्र की में छोटी इकाई है, जहाँ काउंसलर से हम शुरू करते हैं और देश के प्रधानमंत्री तक जाते हैं, ऐसे देहात में पंच से शुरू होकर प्रधानमंत्री तक जाते हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं घालमेल मैं ये मान के चलता हूँ। मैं खुद हरियाणा डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन रहा हूँ, 4.5 साल में चेयरमैन रहा। जब मैंने ज्वाइन करी थी तो वो घाटे की संस्था थी और 4.5 साल में मैं उसको 42 करोड़ में के शुद्ध लाभ में छोड़ के आया था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था कि मैं ईमानदार था। जब ब्यूरोक्रेसी का और खद्दरधारी की सांठगांठ जब हो जाती है या उन दोनों में तालमेल हो जाता तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। गुड़गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता ने जिन काउंसलर को चुना था उन लोगों का उतना ध्यान, या मेयर टीम बनाई थी, मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर वो ईमानदारी से ध्यान देते तो शहर की आज स्थिति नहीं बनती। यानी कि बेईमानी और की हिस्सेदारी ये लोग इनके ऊपर हमारे केंद्रीय मंत्री रविंद्रजीत सिंह बैठे थे। अगर वो भी ध्यान दे लेते कि गुड़गांव की हालत जो हो रही है इसमें हम केवल ब्यूरोक्रेसी को नहीं लपेट सकते। अगर ब्यूरोक्रेसी ही अगर मान लो इसकी जिम्मेदार है तो फिर आप मेयर किस लिए बनाए, आप काउंसलर किस लिए बनाए, आप सांसद किस लिए बनाए, आप विधायक किस लिए बनाए? प्रजातंत्र में जनता आपको ताकत देती है, जनता आपको बना के भेजती है और जिनको बना के भेजती है और वो केवल यही कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही, ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही, तो वो उन लोगों के लिए हास्य हो जाता है। जो लोग वोट डालते हैं फिर वो कहाँ जाए, वो तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। यानी कि इस भ्रष्टाचार का जो हिस्सा है वो खद्दरदारी सांसद से लेकर विधायक से लेकर काउंसलर से लेकर मेयर तक सबके पास। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उससे विधायक से लेकर सांसद से लेकर हिस्सा है। मैं यूँ कहता हूँ कि ये कह देना कि खाली ब्यूरोक्रेसी के कारण से ये सब संभव हो रहा है, ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का माध्यम है। आप उस जनता की सोचिए जो आपको वोट देख करके बना रही है। भाई जनता के हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में सांसद बनाना है, मेरे हाथ में विधायक बनाना है, मेरे हाथ में काउंसलर बनाना है। और जब चुनाव आए तो हम यूँ कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण से हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी पे आपको किस लिए बैठाया हमने? भाई आपको क्यों बैठाया? आप रिजाइन करके भाग जाते, आप छोड़ देते ना। ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही तो देखो फिर लंबा होता काम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो टीम बनती है कहीं ना कहीं मेयर टीम की कहीं ना कहीं इस मामले में मैं जिम्मेदारी पेश करता हूँ। अगर वो ईमानदार रहती तो ब्यूरोक्रेसी इतना नंगा नाच यहाँ नहीं कर सकती। मेरे नेता अगर
पूर्ण रूप से मजबूत होते तो ब्यूरोक्रेसी को, आप नंगानाथ में मान रहा हूँ इस बात को कि ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ नगर निगम करप्शन का अड्डा बना रखा है, इसको सोमनाथ का मंदिर समझ रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हमने भेजे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी अपेक्षा जनता से थी उसको पूरा परिपूर्ण नहीं कर पाए, वो या उनका भय और खौफ या डर वो नहीं रहा ब्यूरोक्रेसी को। राजतंत्र में तो यार हम एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब इसलिए बनाते हैं कि उनका डर रहता है ब्यूरोक्रेसी को, ये सस्पेंड करवा देगा, ये तेरे को सस्पेंड कर सकता है, तेरी ट्रांसफर कर सकता है, तेरे को हटाने के लिए काम कर सकता है, तेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा सकता है, लेकिन एक भी नहीं कराई। तो जब मैंने काम किया वो मैं बैठा और मैं 42 करोड़ के लाभ में छोड़ गया, मुझ कुछ तो मैंने किया ही होगा ना, छापे मारे होंगे, कुछ सस्पेंड किए होंगे, कुछ के खिलाफ एफआईआर रिकमेंडेशन करी होगी। वो काम जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, ये जो ब्यूरोक्रेसी पे आप प्रजातंत्र में क्यों बैठाया आप? अगर ब्यूरोक्रेसी पे प्रजातंत्र में आपको सिर पे बैठाया ना, चुनने वाले को क्यों बैठाया? अगर आप ये शब्द कहना शुरू करेंगे तो ये आपकी कमजोरी है, मेरी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, फिर क्यों? रिजाइन करके घर बैठ, दूसरा कोई आ जाएगा। और ये कारण क्या है? ये सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। जो पहले के लोग थे वो राजनीति में पब्लिक सर्वेंट, जो चुन के आता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, जनता का नौकर। कारण क्या है? बनने के तुरंत बाद वो मालिक जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ, और जो बेचारी बनाने वाली मालिक जनता है उसको उसके साथ उसका नौकर जैसा व्यवहार हो जाता है। जो बनाने वाला कार्यकर्ता है, जो दिन रात एक करता है, उसके प्रति उसका नौकर जैसा व्यवहार हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट। जनता में कुछ लोग पहले आते थे केवल सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आते थे। आज के दिन पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट करो, उसको व्यवसाय के रूप में दो। चाहे मैं तो कह रहा हूं समाज सेवा को भी व्यवसाय का रूप लोगों ने दे दिया। समाज सेवा से व्यवसाय का रूप लेके उससे कमाओ, इधर से कमाओ, उधर से कमाओ, जनता में चुनाव से पहले लगाओ और बांटो, जिस तरह से बांटो और फिर बन जाओ और फिर मैं उसको कमाओ। तो वो जो सिस्टम बैठ गया है, इस कारण से अपनी जनता अपने आप को जो मालिक है वो नौकर समझने लग जाती है। और जो नौकर है, जो जनता ने चुना है, अपना नौकर या सेवक चुना है, वो अपने आप को मालिक समझ लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने जो प्राप्त किया तो पैसे भी प्राप्त किया, लोगों से क्या प्राप्त किया। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप वास्तविक रूप में प्रजातंत्र के अधीन ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, आपके मुख से शब्द निकल ही नहीं सकता कोई मेरी सुन रहेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, दावे के साथ कहता हूँ, कितने साल मुझे राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करते हुए हैं लोगों की, मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सदा औरों के लिए मांगा, सांसद के लिए वोट मांगे, विधायकों के लिए, जिनको टिकट मिले उनके लिए वोट मांगे, अपने लिए तो मांगा ही नहीं आज तक कुछ भी। उसके बावजूद भी निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं फोन करता हूँ, सारे अफसर मेरी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं आरटीआई लगाना जानता हूँ, मैं ठोकना जानता हूँ। मुझे पता है भाई, चोर साहूकार के सामने रुक सकता है क्या? 4 चोर और 1 साहूकार हो, नहीं रुकेगा। तो जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है उससे अधिकारी आज भी उसकी शर्म करते हैं, उसका निवेदन स्वीकार करते हैं, उसके कहने पे काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कमजोर हुआ, मेरे अंदर भी कोई कमजोरी आ गई, तो फिर मैं दूसरे को क्या कह सकता हूँ? ये सबसे बड़ा कारण है कि जब मिलान हो जाता है छोटे से छोटे तंत्र का, बड़े से बड़े तंत्र का, वो तंत्र करप्शन को जन्म देता है और उस करप्शन के कारण से जनता दुख पाती है। और जनता के लिए भी, मैं तो लोगों के लिए एक अपील करना चाह रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, वहीं कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ, कि जितने भी ये पॉलिटिकल इन्वेस्टर हैं जो आज पैसा फेंक के और विधायक का ख्वाब लेके जा रहे हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहे भाई, वो अपने लिए कर रहे हैं। जैसे ही बनेंगे थारे लिए कुछ नहीं करना, फिर अपने लिए ढूंढना शुरू कर देंगे। ऐसे बड़े उदाहरण आप सबके सामने होंगे कि समाज सेवा के नाम पे, राजनीतिक सेवा के नाम पे इन्वेस्टमेंट करके लोग बने हैं और लोगों ने उसके बाद में सब कुछ छोड़ दिया, सब अपनी कमाई, मैंने 50 लगाए 500 कमाए वाला सिस्टम किया है। भारतीय जनता पार्टी में कमोवेश ऐसी स्थिति अभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आमतौर पे ईमानदार कार्यकर्ता है, जो फील्ड में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो आप कह रहे थे वो तंत्र इतना मजबूत तंत्र है, 24/7 इंटू 365। क्योंकि मेरे पास अब अभी मंडल प्रवास का कार्यक्रम कराने वाले हैं, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों के निर्देश पे
आज हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हुए हैं। फिर आप ये प्रश्न भी करेंगे पन्ना प्रमुख तो लोकसभा में कहाँ चले गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी तो मजबूत थी। आपको आप ध्यान करिए, इस लोकसभा में, मैं गुड़गांव लोकसभा की बात कर रहा हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता मेवात में भी एजेंट के रूप में मौजूद था। कांग्रेस का एजेंट मेवात में नहीं था। आप जाके अभी मेरी बात को सत्यापित कीजिए, वेरीफाई कीजिए। कांग्रेस के एजेंट नहीं थे, लेकिन भाजपा का एजेंट मेवात जैसे क्षेत्र में मेव भाई भी बैठा हुआ था और यहाँ भी बैठा हुआ था। कांग्रेस का ना टेंट था ना एजेंट था। उसके बावजूद जनता ने ये गुस्सा निकाला। इसके कई कारण थे। जो गुस्सा जनता के अंदर था वो निकाल लिया। अब शांति हो गई है और एक पिछड़े वर्ग के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है हरियाणा में। मुझे लग रहा है कि इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा कि वो साधारण परिवार से आया है। लेकिन उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि डमी मुख्यमंत्री बना दिया गया, सुपर सीएम तो मनोहर लाल खट्टर ही है अभी। देखिए, मैं इस विषय में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति और सभ्यता है अपने से बड़े के प्रति समर्पण भाव होना, उसके प्रति आदर भाव होना। जैसे राव इंद्रजीत सिंह है, राव नरवीर सिंह है, सुधा यादव है। मैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं मैं उनके प्रति अच्छे भाव रखता हूँ ना। मिलेंगे तो नमन करूँगा, झुकूँगा। ऐसे ऐसे मतलब अपनी संस्कृति है। मनोहर लाल जी नायब सैनी जी से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, नंबर एक बात। नंबर दो, वो मुख्यमंत्री रह के और उन मुख्यमंत्री रहते हुए नायब सैनी जी ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब वो संगठन मंत्री थे तो नायब सैनी जी हमारे संगठन में उस वक्त उनके अधीन, उनके सहयोगी के साथी के रूप में काम कर रहे थे, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। उनसे सीखा है। तो अपने ट्विटर के प्रति समर्पण भाव तो आदमी को रखने चाहिए। तो संस्कृति और सभ्यता है। लेकिन ऐसा है कि वो डमी है, ऐसा तो उन्होंने सिद्ध नहीं किया। आप देखिए कि कुछ चीज़ें सुधार, मनोहर लाल जी सुधार करने वाले व्यक्ति थे। काफ़ी सुधार उन्होंने किया भी। जैसे मेरा मेरिट की नौकरी हो गई भाई, अपना मतलब एक क्लिक के टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गई, ऐसे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गई, ऐसी बहुत सी चीज़ों का सुधार, प्रॉपर्टी आईडी होगी, पीपीपी हो गई, बीपीएल का हो गया। और वो उससे कहीं ना कहीं रोष हमारे सरकार के प्रति हुआ। सुधार में हम अति सुधार की तरफ चल दिए। तो अति हर चीज़ की बुरी थी। तो इस नाते से मैं ये मान रहा हूँ कि मनोहर लाल जी ने भी उन चीज़ों को अब समझा कि उनके ध्यान में आई कि मैं जनता के लिए अच्छा कर रहा था, लेकिन उस अच्छा करने में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो गई जो जनता के लिए कष्टदायी हुई। जैसे मैं आपको कहता हूँ, मेरी फसल मेरे ब्यौरा है। किसान को हर 6 महीने में अपनी फसल का दर्ज करानी होती, किस खेत में कौन सी चीज़ है। वो किसान को बेचारे को पता ही नहीं होता मेरा मुश्तिल नंबर की कौन है, किला नंबर कौन है। वो कष्टदायी रही। ऐसे परिवार पहचान पत्र में भी वो दिक्कतें आई। वो क्या आई कि जिसकी इनकम कम थी, वो बेचारा शाना आदमी नहीं था, उसने कह दिया माँ जो भी पीपी बनाने आए उसको कह दिया आप लिख दो जी अपने अंदाजे से। उसने लिख दिया 1,80,000। अब वो बेचारा था तो 50,000 का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई। उन चीज़ों को सुधार के लिए अब पूर्ण रूप से नायब सैनी जी ने परिवार पहचान पत्र में उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई सेल्फ एफिडेविट आप दीजिए, अपनी स्वयं आय घोषित कीजिए, एफिडेविट के माध्यम से आपको बीपीएल में हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी आईडी में काफ़ी सुधार की गुंजाइश थी। एक संस्था को दिया, बाहर की संस्था थी, ढंग से नहीं कर पाई। कहीं किसी का 150 गज था, 250 लिख दिया, 250 था उसका 125 लिख दिया। किसी का नाम दीपेंद्र था, उसका नाम भूपेंद्र कर दिया। जिसका नाम मनोहर लाल था उसका सनोहर लाल कर दिया। जिसका नाम ग्यारसी लाल था उसका फारसी लाल कर दिया। ऐसे कुछ चीज़ें उसमें रखी गई। उनको ठीक कराने में लोगों को दिक्कत आ रही थी। अब वो सारी दिक्कतें दूर कर दी गई है। हम प्रॉपर्टी आईडी का विषय भी हम सॉल्व कर रहे हैं और परिवार पहचान पत्र में बीपीएल का भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ जो कमियां थी उनको ठीक करने का काम तो नायब सैनी जी कर रहे हैं। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि डमी है भाई। वो घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं 24 घंटे। अपने सीएम रेजिडेंस के कबीर कुटीर के दरवाजे खुले कर दिए। जनता से प्रतिदिन मिलते हैं, रात को 12 बजे भी मिलते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला है जो रात को 12 बजे अगर कोई चला गया तो मिलता है। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ तो कोई इंगित नहीं करती। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो डमी नहीं है, लेकिन मनोहर लाल जी मेरे भी बड़े हैं, उनके भी बड़े, कईयों से उम्र में बड़े हैं। कुछ लोगों को उन्होंने सिखाया है, कुछ कमियां उनकी रह सकती हैं। मैं अपना नया घर बनाता हूँ, अपना घर बनाता हूँ, खुद देखता हूँ
लेकिन जब उसमें घुसता हूँ तो कहीं टेप लीक हो जाती है, कहीं नलकी चली जाती है, कहीं सीपेज आ रही है, कहीं ये चीज़ होगी, कहीं वो चीज़ होगी, दिक्कत आती है एकदम यानी से। कि अब तो हरियाणा में बीजेपी का मकान दुरुस्त हो गया है, सारी कमियां तो खामियां दूर हो गई है। वो जो कमियां आई उनको सीपेज को उनको अब जब रहने घुसे हैं तो उनको ठीक कर रहे हैं। नायब सैनी जी कुछ कमियां रही उनको ठीक कर रहे हैं, मनोहर लाल जी भी कुछ कमियों को ठीक कर रहे हैं, जो जो मतलब जनता के कई तो हितार्थ थी, लेकिन जैसे मैंने कहा नए मकान में काम करते हुए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं खुद देखते हुए भी, तो उनको अब ठीक करना है, चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी जैसे सुलभ और अच्छे सच्चे चरित्रवान व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और मुझे मेरा पता है गुड़गांव में 2014 में हमने टिकट मांगा, पार्टी ने उचित नहीं समझा, उमेश अग्रवाल को टिकट दे दिया। अब उमेश जी आज बीजेपी में है ही नहीं। इसके बाद में पिछली बार मांगा, पिछली बार सुधीर जी उनको अच्छे लगे, सुधीर जी को पार्टी ने कहा 2014 में कहा उमेश को जितवाने में मदद कीजिए, हमने करी। उसके बाद कहा कि अब सुधीर जी को टिकट मिला है तो इनको सहयोग करिए और इनको जितवाना है। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बुला के मुझे कहा 8-10 दिन पहले, मैं कहीं और विधानसभा में लगा रखा था कि मुझे नहीं पता तेरे बगैर ये बड़ा मुश्किल काम है। तो 10 दिन लगातार इस गुड़गांव में एक एक कार्यकर्ता को बैठा के बूथ पे एक्टिवेशन करके, सुधीर जी भाई को तो बल्कि मैं कह रहा हूँ कि तो ये भी नहीं पता था कि मेरी बाउंड्री कौन सी है विधानसभा की, लेकिन पार्टी ने उचित समझा। अब की बार मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चूंकि मैंने पार्टी में डिसिप्लिन का परिचय दिया है, पार्टी के आदेश को फॉलो किया है, मेरी अपनी फॉलोइंग है, पार्टी की फॉलोइंग है, और प्रतिदिन जो आप देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से हर सैटरडे संडे जो मेरा जनसंवाद कार्यक्रम है उसमें लोगों की भीड़ आ रही है, लोग दिल से चाह रहे हैं। तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी मेरी तरफ जरूर ध्यान देगी, और मुझे भी मैं अंदर से भी ऐसा महसूस होता है कि 12 साल में कूड़ी की बावड़ है, तो ये 12वां साल है, 13वां साल है, तो अब कूड़ी की बावड़ जाएगी और इस नाते से एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, लाखों वोटों से हम जीत दर्ज करेंगे। अगर 1% जो है कहीं ऊंच नीच हो जाती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे जीएल शर्मा? बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, और किसी भी प्रकार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की इच्छा है। इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर देखेंगे, उसमें आने वाला समय बताएगा क्या होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि संगठन अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधारने का काम कार्यकर्ता करता है। ऐसा रणधीर कापड़ीवास ने रेवाड़ी में किया। उन्होंने संगठन ने गलती की, किसी को टिकट दिया और वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, उन्हें सुधार तो किया, लेकिन उसे उनके चक्कर में वो सीट कांग्रेस को चली गई। तो ऐसा सुधार मैं नहीं करूँगा, तो पार्टी के साथ ही रहूँगा, पार्टी के निर्देशों का पालन करूँगा। पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा अब की बार, क्योंकि पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, क्योंकि पार्टी ने मेरा काम देखा है, मेरे को जहाँ भी भेजा है मैं हर जगह विन करके आया हूँ। कितनी स्टेटों में मैं गया हूँ पार्टी के काम से, आज भी दुनिया भर के दायित्व जो दिए मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ईमानदारी सिद्ध करके दिखाई। डेयरी फेडरेशन का दिया वो मैंने सिद्ध करके दिखाया। वो जो पार्टी मेरे को संगठन काम दे रहा है उस काम में मैं 100% उसको परिपूर्ण, मतलब मेरा परिणात्मक काम करता हूँ, रिजल्ट देता हूँ पार्टी को। तो मैं पार्टी के लिए आई एम नॉट ए लाइबिलिटी, आई एम ए एसेट ऑफ द पार्टी। तो अपने एसेट को पार्टी क्यों छोड़ना चाहेगी? ये हो सकता है कि पिछली बार 2014 में सोचा तो उन्होंने सोच लिया कि भी नया है, उमेश अग्रवाल पुराना था। पिछली बार भी ये शायद सोचा गया हो। मैं ये मानता हूँ कि मेरे से इनके फादर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे सुधीर जी, की इसलिए दे दिया टिकट। लेकिन दोनों बार पार्टी ने देख लिया टिकट देने के बाद में गुड़गांव की क्या स्थिति रही है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, सुधीर बहुत अच्छा आदमी है, मेरा भाई है, विधायक है, अच्छा इंसान है, बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी है। लेकिन क्यों नहीं कर पाए वो तो वही जानते होंगे, जो क्यों उनके मुख से ऐसा निकला कि अफसर मेरी मानते नहीं है, सुनते नहीं है, जनता में क्यों निराशा का भाव गया वो तो वही समझते होंगे। तो इस नाते से जनता में कोई निराशा का भाव नहीं जाए, और वरिष्ठ कार्यकर्ता को आगे आना ही चाहिए। और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, चरित्रवान हूँ, ईमानदार हूँ, मेहनत करता हूँ, पार्टी का पूर्ण रूप से समर्पित सिपाही कार्यकर्ता हूँ। तो कोई ऐसी कमी मुझे नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से मेरे को अब नज़रअंदाज किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीएल शर्मा जी तमाम सवालों के हमारे जवाब देने के लिए, और आपके लिए भी शुभकामनाएं। आप टिकट की दावेदारी आप भी ठोक रहे हैं, और हम भी उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपको बीजेपी जो है इस बार टिकट